Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 26 of the course Business System Development. Today we will be talking about a very important and key role in a system development, and that is system analyst. What it takes to be a system analyst, why is this role a rewarding but yet challenging. We'll see lots of details about this role and what are the responsibilities of a system analyst while developing a business system. But before we formally start today's lecture, let us have a look on the summary of the previous lecture. Here is the summary. In previous lecture we talked about the case tools. This is computer aided software engineering. This means that आप अपने एक बिजनेस सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जो भी नॉर्मल तरीक़ेकार है आप इसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ केस टूल्स ऐसे मौजूद हैं, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास मौजूद है, जिसको यूज़ करते हुए आपकी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, सिस्टम की डेवलपमेंट को सपोर्ट होगी, फैसिलिटेट होगी. और इन केस टूल्स को यूज़ करने के कई फ़ायदे हमने डिस्कस किए. सबसे पहले ये कि आप कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं, आप क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, आपके सिस्टम में एफिशिएंसी आ सकती है, आप ये देख सकते हैं कि कौन से फेज़ की कौन सी एक्टिविटी या टास्क उसकी क्या प्रोग्रेस है, कितना वो डिले है, कितना वो टाइम पर होगा. ठीक है, तो इसके मुख्तलिफ फ़ायदे हैं, मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं जिनको हमने डिस्कस किया था. लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि केस को यूज़ करने के हक में नहीं जाती, और ये एज एन ऑब्स्टिकल टू अडॉप्ट केस टूल्स कंसिडर होती हैं. जैसे कि कॉस्ट, केस टूल्स इन सम केसेस दे आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, और इन टूल्स की कॉस्ट जो है वो कई हजार डॉलर तक हो सकती है. नंबर वन. नंबर टू, ये रीज़न भी हो सकती है कि केस टूल को यूज़ करने का फ़ौरन कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, तो इसलिए आपका जो बिजनेस सिस्टम है या जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो केस टूल्स को अडॉप्ट करने में कॉन्फिडेंस फील नहीं करते. ठीक है, सो ये डिफरेंट रीजंस हैं. इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर फेज के लिए कोई ना कोई केस टूल, कोई ना कोई सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है. चाहे आप प्लानिंग फेज की बात करें या एनालिसिस फेज की बात करें या डिज़ाइन फेज की बात करें, ठीक है, इवन कोडिंग की अगर बात करते हैं तो ऐसे केस टूल्स आपके पास मौजूद हैं जो कि ऑटोमेटिक कोड जनरेशन करते हैं. लेकिन इस चीज़ को जहन में रखें कि ऑटोमेटिक कोड जनरेशन का मतलब ये नहीं है कि वो केस टूल आपके लिए पूरे का पूरा सिस्टम खुद डेवलप करके दे देगा या सिस्टम का कोड आपको पूरे का पूरा खुद लिख के दे देगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम है, कोई मॉड्यूल है, कोई और ऐसी चीज है, सो ये कोड जनरेटर्स उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए आपको कोड जनरेट करके दे देंगे. लेट्स से आपने अकाउंटिंग का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अकाउंटिंग के लिए कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और आपको उसमें कैलकुलेटर भी चाहिए. अब कैलकुलेटर का जो कोड है वो आपको केस टूल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करके दे सकते हैं. आप जरूरी नहीं है कि कैलकुलेटर बनाने के लिए खुद से अपना पूरा कोड लिखें. सो दिस कैन बी प्रोवाइडेड बाय द केस टूल. इसी तरह अगर आप डिज़ाइन फेज की बात करते हैं तो हमारे पास रेशनल रोस है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजियो है, जो कि आपको डिज़ाइन से रिलेटेड जो डायग्राम्स हैं, जैसे यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम्स, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, ये आपको बनाने में फैसिलिटेट करता है, ये आपको बनाने में हेल्प करता है. हमने ये कंपैरिजन भी किया था कि अगर आप अगर केस टूल यूज़ नहीं करते तब भी आपके सिस्टम की डेवलपमेंट हो जाएगी, रुकेगी तब भी नहीं, लेकिन अगर यूज़ करते हैं तो इससे आपको सपोर्ट मिलेगी, इससे आपकी चीज़ें स्पीड अप होंगी, इससे आप विद इन टाइम, विद इन बजट जो है वो सिस्टम को कंप्लीट कर पाएंगे. और इसके अलावा हमने कंपैरिजन में देखा कि जो सिस्टम डेवलपमेंट आपकी केस टूल के बगैर होती है उसमें क्या कमियां रह जाती हैं, और जो सिस्टम डेवलपमेंट केस टूल को यूज़ करते हुए होती है उसको क्या फ़ायदे होते हैं. सो जो मेजर था वो ये था कि ट्रेडिशनल सिस्टम में जहाँ पे केस टूल्स यूज़ नहीं होते वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में बहुत कमियां रह जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशन आउटडेटेड होती है, डॉक्यूमेंटेशन को एज
सप्लीमेंट्री एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन में बाज़ वक़्त इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस रह जाती हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में आपका ज़्यादा फोकस कोडिंग पर किया जाता है या टेस्टिंग पर किया जाता है। हालांकि आप उन सिस्टम डेवलपमेंट की बात करें जहां पे केस टूल्स यूज़ हो रहे हैं, यहां पे फोकस आपका एनालिसिस और डिज़ाइन पर होता है, क्योंकि जितना बेहतरीन एनालिसिस और जितना डिटेल डिज़ाइन आप प्रोवाइड करेंगे उतना ही आपका जो सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, उसमें उतनी ही क्वालिटी होगी। सो ये कंपैरिजन हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि आपके केस टूल्स कुछ अपर केस होते हैं, कुछ लोअर केस होते हैं, कुछ क्रॉस लाइफ साइकिल केस हैं और कुछ केस रिपोजिटरी है। जो अपर केस है उसमें हमने बात की थी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पहले 3 फेजेस में ये केस सपोर्ट करता है, जैसे कि प्लानिंग फेज, एनालिसिस फेज और डिजाइन फेज। लोअर केस टूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन फेज और मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। क्रॉस लाइफ साइकिल केस वो आपकी थ्रू आउट दी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हर फेज में ही वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। और लास्टली हमने बात की थी केस रिपोजिटरी की। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड, सिस्टम डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो उस केस रिपोजिटरी में जाती है। यहाँ पे डाटा डिक्शनरी भी है, यहाँ पे केस रिपोजिटरी में उस बिजनेस की नेचर के मुताबिक जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी है। सो सारी चीज़ें इस केस रिपोजिटरी में है। सो यू नीड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन यूज द केस रिपोजिटरी एंड यू विल फाइंड ऑल द रेलेवेंट एंड रिक्वायर्ड डिटेल्स। सो अगर आप ऐसी रिपोजिटरी मेंटेन कर रहे हैं तो इसमें मेंटेनेंस भी बहुत आसान हो जाती है और लेटर ऑन अगर आप कोई सिमिलर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फैसिलिटेट होती है। सो दिस रिपोजिटरी कैन ओनली बी accomplished, can only be maintained or developed with the help of case. So that is the reason we call them case repository. So there are several benefits of using the case tools, and there are some limitations which may not be very easy for certain developers to adopt case. One of them or most important of them is cost, क्योंकि certain case tools जो है वो बड़े costly होते हैं। Let us now proceed towards the outlines of today's lecture. आज के लेक्चर में हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में क्या ऑर्गेनाइजेशन रोल्स होते हैं उनको हम देखेंगे। हम इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे एक सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, इसकी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये किन चीज़ों को ज़्यादा तौर पर फोकस कर रहा होता है और क्यों कर एक बिजनेस सिस्टम की सक्सेस और अनसक्सेस सिस्टम एनालिस्ट पे डिपेंडेंट है, इसके क्या रीजंस हैं। दीज आर गोइंग टू बी द आउटलाइंस ऑफ टुडेज लेक्चर। और एक सिस्टम एनालिस्ट में क्या स्किल्स होनी चाहिए, इसको भी हम आज के लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द रोल ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट। हम जानते हैं कि जब आप सिस्टम डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें कई रोल्स इन्वॉल्व हैं, कई किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं। कस्टमर साइड की बात करें तो कस्टमर साइड में उस कंपनी का जो ऑनर है वो है। उस कस्टमर साइड की बात करें तो एंड यूजर्स हैं जो कि इस सिस्टम को एक्चुअली यूज करेंगे। कंपनी के ऑनर ने उस सिस्टम को मे बी यूज ना करना हो, मोस्टली यूजर्स जो हैं वो आपके एंड यूजर्स हैं, ठीक है। सो कस्टमर की साइड पर एंड यूजर्स हो गए, कंपनी का ऑनर हो गया, इसी तरह बाकी रोल्स भी हैं। डेवलपिंग साइड पे भी इस तरह डेवलपर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, कोडर्स हैं, और एक इनमें सिस्टम एनालिस्ट है जो कि ओवरऑल इस सिस्टम को देख रहा है। इसको आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी कह सकते हैं, जो कि ओवरऑल थ्रू आउट द लाइफ साइकिल देखेगा। इसका बड़ा की रोल है, ये इस साइड पे कस्टमर को भी देख रहा है और इस साइड पे दूसरी साइड पे जिसकी अपनी टीम के लोग हैं जिसमें डिजाइनर्स, कोडर्स, डेवलपर्स शामिल हैं, ये उनको भी देख रहा है। सो this is a bridge between the customer side and the development team. कस्टमर साइड के एंड यूजर्स कभी भी डायरेक्टली डेवलपर्स और कोडर से राब्ता नहीं करते, ठीक है, और इसी तरह ना ही डेवलपर या डिजाइनर जो है वो डायरेक्टली कंपनी के ऑनर से बात करता है। सो जो ब्रिज है, जो चैनल है इनके दरमियान, दैट इज द सिस्टम एनालिस्ट, जो यहाँ की इंफॉर्मेशन लेता है, उनको रियलाइज करता है, उनको अंडरस्टैंड करता है और फिर अपनी डेवलपमेंट टीम को पास ऑन करता है। सो एक सिस्टम एनालिस्ट की स्किल्स में ये शामिल है कि उसमें एनालिटिकल स्किल्स भी हों, उसमें टेक्निकल स्किल्स भी हों, उसमें मैनेजरियल स्किल्स भी हों और उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स भी हों।
टेक्निकल स्किल्स मतलब वो टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो, उसको पता हो कि मार्केट में आजकल कौन से टूल्स, कौन सी टेक्निक्स चल रही हैं, कौन सा लेटेस्ट इक्विपमेंट है जिसको यूज किया जा सकता है, कौन से प्रोजेक्ट की नेचर के मुताबिक कौन सा हार्डवेयर जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट और सुटेबल हो सकता है। मैनेजमेंट, ऑब्वियसली इफ ही इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और अ सिस्टम एनालिस्ट, तो उसमें मैनेजरियल स्किल्स भी होनी चाहिए। और इंटरपर्सनल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी डेवलपमेंट टीम को किसी जोर जबरदस्ती या डंडे के जोर पर आप उनसे काम नहीं करवा सकते। लेट से एक डेवलपिंग टीम में एक बंदा है, एक डेवलपर है, ठीक है, उसने जो है वो एन वक्त पे आना छोड़ दिया है या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अब अगर आप उसको कंपनी से निकाल देते हैं, इंस्टेंटली फायर करते हैं, तब भी आपकी डेवलपमेंट सफर करती है, क्योंकि लेट से डेवलपमेंट टीम में 4 लोग थे, ठीक है, एक उसमें से फायर आपने कर दिया, ठीक है, 3 लोगों पर बर्डन बढ़ गया, डेडलाइन करीब आने वाली है, आपकी डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली लेट हो जाएगी। सो अब अगर ऐसे केसेस आते हैं तो सिस्टम एनालिस्ट का ये काम है कि वो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करे, वो उस प्रोग्रामर को मोटिवेट करे, वो उस प्रोग्रामर को लेट से कोई बेनिफिट शो करे जिसकी वजह से वो अपना काम मुकम्मल करने पर राजी हो जाए। और जैसा अभी मैंने बात की कि दिस सिस्टम एनालिस्ट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर्स, प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। अदर प्रोफेशनल्स वो भी हो सकते हैं, लेट से आपकी डेवलपमेंट टीम, लेट से आपने अपने सिस्टम की टेस्टिंग करानी है, टेस्टिंग के लिए आपके पास लोग मौजूद नहीं है, टेस्टिंग के लिए आप किसी थर्ड कंपनी के लोगों को जो है वो हायर करेंगे या उनकी सर्विसेज हायर करेंगे। अब इस सिस्टम एनालिस्ट ने उन प्रोफेशनल से, उन थर्ड कंपनी के लोगों के साथ भी लाइजॉन करना है, कम्युनिकेशन करनी है। सो दिस इज द रीजन के आपके सिस्टम एनालिस्ट जो है वो एक की रोल पर है और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज और मेजर चीजें वो परफॉर्म कर रहा है। सिस्टम एनालिस्ट की स्किल्स की अगर बात करें तो सिस्टम एनालिस्ट की स्किल्स ये नहीं है कि सिर्फ जो एनालिसिस फेज में यूज होंगी या उसकी टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो कोडिंग के फेज में इस्तेमाल होंगी, बल्कि सिस्टम एनालिस्ट की हर स्किल हर फेज में यूज होती है। जिसमें पिछली स्लाइड में हमने देखा कि उसमें एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए और इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। अब एनालिटिकल स्किल्स उसकी कहां पे यूज होंगी? एनालिटिकल स्किल्स उसकी प्लानिंग फेज में काम आएंगी। वो बड़े अच्छे तरीकों से रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन कर सकेगा। इसी तरह अगर हम मजीद बात करते हैं, एनालिसिस फेज की बात करते हैं, सो एनालिसिस फेज में उसकी मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए होती हैं। वो कैसे प्लान कर रहा है, क्या उसने जो है वो स्केड्यूल बनाया है, कौन सा फेज कब खत्म होगा, कितने लोग शामिल होंगे, यहां पे उसकी मैनेजरियल स्किल्स यूज होती हैं। जब आप एनालिसिस फेज के बाद डिजाइन फेज में है तो यहां पे उसकी टेक्निकल स्किल्स काम आती हैं। लेट्स से डिजाइनर ने एक डिजाइन फेज कंप्लीट कर दिया, अगर सिस्टम एनालिस्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर वो नहीं जानता कि ईआरडीज क्या होती हैं और ईआरडीज में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कैसे जो है वो रिजॉल्व किया जाता है, क्योंकि बाद में ये आपकी डेटाबेस में एक एबनॉर्मलिटी क्रिएट करता है, इसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है, ठीक है। अगर उसको ये चीजें नहीं पता होंगी सो यहाँ पे डिजाइन में बड़े इश्यूज आ जाएंगे और यही डिजाइन के इश्यूज जो है वो एक्चुअली कोडिंग में इंप्लीमेंट हो रहे हैं। सो टेक्निकल स्किल्स भी उसमें होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी से अवेयर हो, उसको पता हो कौन से लेटेस्ट टूल्स, इक्विपमेंट, हार्डवेयर मार्केट में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों के साथ वो फैमिलियर होना चाहिए। और इसी तरह उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ मेंटेनेंस फेज में काम आए, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी हर फेज में काम आ सकती हैं। प्लानिंग की अगर बात करें तो जब वो कस्टमर के साथ बात कर रहा है उस वक्त कम्युनिकेशन स्किल्स भी रिक्वायर्ड है, अपनी टीम के लोगों के साथ बात कर रहा है वहां पे भी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है, डिजाइनर से बात कर रहा है, कोडर से बात कर रहा है, सो ये कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी थ्रू आउट चलती हैं। सो एनालिटिकल स्किल्स एनालिसिस फेज में, प्लानिंग फेज में काम आ रही हैं, मैनेजरियल स्किल्स या मैनेजमेंट स्किल्स एनालिसिस फेज में काम आ रही हैं, टेक्निकल स्किल्स जो है वो डिजाइन फेज में काम आ रही हैं, ठीक है। सो ये ओवरऑल एक जेनेरिक उसकी स्किल्स की बात की जा रही है और हम देख सकते हैं कि उसकी हर स्किल तकरीबन हर फेज में यूज हो रही है। सो ही मस्ट बी कैपेबल इनफ। अगर एक सक्सेसफुल टीम की हम बात करें, क्योंकि आपने जब सिस्टम की डेवलपमेंट करनी है सो उसमें एक बंदा शामिल नहीं होगा या 2 बंदे शामिल नहीं होंगे और 2 बंदे पूरे का पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, बल्कि डिपेंडिंग ऑन दी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम इस टीम में 15-20 लोगों से लेकर और 100-150 लोगों तक भी शामिल हो सकते हैं। अब अगर 100-150 लोग या
15-20 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, आप उनकी एक टीम बना रहे हैं, ठीक है। अब उस टीम बनाने में कई किस्म की चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है, चूंकि 15-20 किस्म के लोग या मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, मुख्तलिफ नेचर के लोग जब इकट्ठे बैठ के काम करते हैं, सो देयर कैन बी सो मेनी इश्यूज। सो यहाँ पे हम वो बात करें कि एक सक्सेसफुल टीम क्या है, ठीक है। बाज़ औक़ात हमने ये देखा है, ये सुनने में आता है, आपको भी पता होगा कि एक टीम बनती है, लोग उसमें काम करते हैं, अचानक उनके दरमियान विद इन टीम मेंबर्स क्लैश आ जाते हैं और उनमें से एक टीम मेंबर कहता है कि मैंने इसके साथ काम नहीं करना, ठीक है। अब कंपनी को देखा जाए तो कंपनी के लिए ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक कह रहा है कि मुझे इसके साथ काम नहीं करना, तो कंपनी ना इसको फारिग कर सकती है ना इसको फारिग कर सकती है। सो ये इश्यूज आ सकते हैं। सो इन इश्यूज को रिजॉल्व करना, ऐसी चीज़ों को आने से पहले ही रोक देना, ये सिस्टम एनालिस्ट का काम है। और ये सिस्टम एनालिस्ट की स्किल है कि वो कैसे एक सक्सेसफुल टीम बनाता है। सक्सेसफुल टीम के क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं? डाइवर्सिटी इन बैकग्राउंड, मतलब आप अपनी टीम में, डेवलपमेंट टीम में सारे लोग ऐसे न रखें जो कि बड़े अच्छे कोडर्स हैं लेकिन उनको डिज़ाइन का कुछ भी नहीं पता, या वो C# में बड़ी अच्छी कोडिंग कर लेते हैं लेकिन जावा का उनको जो है वो कुछ नहीं पता, ठीक है। सो आप डाइवर्सिटी इन बैकग्राउंड रखें, उनको ऐसे लोग रखें, कुछ लोग ऐसे हों जिनको जावा में काम आता है, कुछ लोग ऐसे हों जो कि अच्छे डिज़ाइनर हों, कुछ लोग ऐसे अच्छे हों जो कि रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन में जो है वो बेहतरीन हो। सो डाइवर्स किस्म के नॉलेज से हो, डाइवर्स किस्म की उनकी स्किल्स हो, और उनको अपने गोल्स पता हो, हर एक को अपने गोल्स पता हो। वो सिर्फ तनख्वाह के लिए जो है वो कंपनी में काम ना करें, क्योंकि सम टाइम मनी इज नॉट दी मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल, ठीक है। बल्कि आप ये चीज जानते हैं कि बाज़ औक़ात आप इसलिए भी उस टीम का हिस्सा बनते हैं क्योंकि आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही होती हैं, आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा हो रही होती है। सो इन चीजों को भी सामने रखा जाता है। डाइवर्सिटी इन बैकग्राउंड तो आपने कर ली, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आपने लोग उठा के एक टीम बना ली, लेकिन बाज़ औक़ात ये मसला भी कर सकता है। लेट्स से एक अच्छा डिजाइनर जो है वो कैसे अच्छे कोडर को बताएगा कि क्या चीजें कोड करनी है, या अच्छा एनालिस्ट जो है जिसने रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन की हैं वो कैसे बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगा। टीम मेंबर्स का आपस में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, ठीक है। इस चीज को टॉलरेट करना चाहिए। एम्बिग्विटी और अनसर्टेनिटी की वजह से जो इश्यूज आ सकते हैं टीम विद इन टीम, वो रिजॉल्व होने चाहिए। लेट्स से मेरे साथ एक डेवलपमेंट टीम है, ठीक है, और मैं उस डेवलपमेंट टीम में अपने किसी टीम मेंबर से बात करता हूं कि हम ऐसा करेंगे कि हम एंड्रॉयड 5.1 में जो है वो उसकी डेवलपमेंट करेंगे। अब अगला टीम मेंबर अगर मुझसे कहे कि एंड्रॉयड 5.1 लॉन्च कब हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो इससे पहले डेवलपमेंट एंड्रॉयड 4.4 में की है, ठीक है। अब अगर उसका बैकग्राउंड नहीं था या उसको इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसको मजाक ना बनाया जाए, बल्कि इसको टॉलरेट किया जाए। इफ ही इज नॉट फेमिलियर विद सर्टेन टेक्नोलॉजी, इफ ही इज नॉट फेमिलियर विद सर्टेन टर्म्स, ठीक है, सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, तो उसको बताया जाए। टीम मेंबर्स के लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, समझाएं, सिखाएं। चीजें अगर एम्बिगुअस हैं या अनक्लियर हैं तो उनको आपस में डिस्कशन से क्लियर करें। क्लियर और कंप्लीट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। विद इन टीम मेंबर्स का आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मतलब अगर आपका टीम मेंबर है और एक टीम लीड है, टीम लीड अगर आपसे उम्र में छोटा भी है, ठीक है, आप उसको रिस्पेक्ट दें। आप ऐसा ना हो कि वो आपको कोई टास्क असाइन कर रहा है और आप जो है वो उसको इजी ले रहे हो। सो जो उसकी रिस्पेक्ट बनती है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और रिवॉर्ड सिस्टम दैट इनकरेजेस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिवॉर्डिंग जरूर होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है आप उसको जरूर अवॉर्ड करें, जिससे अच्छे काम करने वाला इनकरेज होता है, बाकी लोग मोटिवेट होते हैं, उनको पता चलता है कि अगर हम भी अच्छा काम करेंगे हमें भी रिवॉर्ड होगा। तो ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो आप जरूर इंट्रोड्यूस करें। अगर हम किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है। यूजुअली आपका एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो कि कंपनी का या ओवरऑल CEO हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे पैरेलल में या सिट डाउन पर आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। फिर 3 किस्म के लोग हैं। डायरेक्टर एक डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों को देख रहा है, एक ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ों को देख रहा है, और एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों को देख रहा है।
इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीज़ों को देख रहा है वो उसके अंडर जो है वो सिस्टम एनालिस्ट हो सकता है, या मैनेजर एनालिस्ट हो सकता है, या मैनेजर प्रोग्रामिंग हो सकता है। डायरेक्टर टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो वो वॉइस कम्युनिकेशंस का क्या मीडियम है उसको गवर्न कर रहा है, उसको देख रहा है, या डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है उसको देख रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन, बाज ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ये कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस डेवलपिंग टीम में 100-150 लोग होते हैं। सो वहां पे ऐसी हायरार्की आती है। लेट्स से अगर आपकी डेवलपमेंट टीम में ही 7-8 लोग हैं, सो वहां पे फिर ये मैनेजर इंफॉर्मेशन एनालिस्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोग्रामिंग ये रोल्स फिर नहीं होते। वहां पे सिंपली जो है वो आपका एक ओवरऑल एक सिस्टम एनालिस्ट है, ठीक है, जो कि इन सारी ओवरऑल सारी चीज़ों को देख रहा है, और बाकी उसकी डेवलपमेंट टीम है जिसके मुख्तलिफ रोल्स हैं। सो यूजुअली ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो आपको अक्सर नजर आएगा। मेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट रोल्स की अगर बात करें, सो इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट मैनेजर होता है, ठीक है, इस तरह सिस्टम एनालिस्ट है, प्रोग्रामर्स हैं, बिजनेस मैनेजर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, और अदर स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेक होल्डर्स क्या है? लेट्स से आप एक बिजनेस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम की आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए आपको कोई हार्डवेयर परचेज करना है, और वो हार्डवेयर आपको 100 की तादाद में परचेज करना है। अब जिस वेंडर से आप परचेज करेंगे वो वेंडर आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस या अनसक्सेस में काउंट नहीं करेगा, लेकिन स्टिल वो एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि अगर आप उससे 100 आइटम्स परचेज कर रहे हैं तो आपने उसको टाइमली बताना है। हो सकता है उसके स्टॉक में ना हो सकता है उसको मंगवाने के लिए या अवेलेबल करने के लिए 1 महीने का टाइम चाहिए। सो इन दैट केस वो भी एक स्टेक होल्डर है। सो सारे स्टेक होल्डर्स को आप कंसिडर करते हैं। एंड यूजर भी एक स्टेक होल्डर है। इसी तरह जो है वो आपके बाकी टेक्नीशियंस हैं, वो भी आपकी सिस्टम में जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। सो दीज कैन बी ऑल पॉसिबल रोल्स विद इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट। सो ओवरऑल मैनेजर है, सिस्टम एनालिस्ट है। ओवरऑल मैनेजर जो है ये तो टॉप पोजीशन होती है। ये यूजुअली कस्टमर के साथ डील नहीं कर रहा होता, ये नीचे टीम मेंबर्स के साथ डील नहीं कर रहा होता। ये आपका सिस्टम एनालिस्ट है जो कि की रोल है, जो कि कस्टमर के साथ भी डील कर रहा है, और इसकी टीम के जो अपने लोग हैं, प्रोग्रामर्स हैं, अदर टीम लीड्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है। सो दीज आर ऑल पॉसिबल रोल्स विद इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट। एक सिस्टम एनालिसिस के लिए क्या एनालिटिकल स्किल्स चाहिए? जिस तरह हमने शुरू में बात की कि एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए एक सिस्टम एनालिस्ट में। ये एनालिटिकल स्किल्स होती क्या है? एनालिटिकल स्किल्स इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 सेट्स ऑफ स्किल्स, जिसमें सबसे पहले सिस्टम थिंकिंग, ठीक है, सिस्टम थिंकिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम मीनार पाकिस्तान की बात करते हैं, बाज लोग उसको देखेंगे, वो इस नज़र से देखते हैं कि ये बहुत खूबसूरत है, ये हिस्टोरिकल है, और ये काफ़ी हाइट पर है, ठीक है। बाज लोग इसको इस नज़र से देखते हैं मीनार पाकिस्तान को कि ये बना कैसे होगा। अगर ये 40 मीटर हाई है या 50 मीटर हाई है, ठीक है, तो इसकी बुनियादें कितनी डीप होंगी, इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा। जिस वक्त ये बनाया जा रहा था उस वक्त बाहर से बनाने के लिए कोई लिफ्ट्स तो होती नहीं होंगी, तो कैसे जो है उसकी टॉप की जो बिल्कुल इसका ऊपर का एरिया है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया हो। सो इसको कहते हैं सिस्टम थिंकिंग। बाज लोग इसको इस लिहाज से सोचते हैं। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्किल्स ज़रूर होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज जो है वो एक ज़रूर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज से मुराद ये कि उसमें किस किस्म के रोल्स हैं, कितने लोग हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन किस में डील करती है, बिजनेस की नेचर क्या है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्किल्स उसमें होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्किल्स उसमें ज़रूर होनी चाहिए। उसको पता हो कि या वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये मसला किस वजह से आ रहा है, क्या चीज़ ठीक की जाए तो ये मसला जो है वो ठीक हो सकता है। और ऑब्वियसली प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद उसका सोल्यूशन देने की भी स्किल्स जो है वो भी उसमें होनी चाहिए। अब ये 4 सेट ऑफ स्किल्स की एग्जांपल मैं आपको एक डेली लाइफ से ऐसे दे सकता हूं, जैसे कि आपके पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी ख़राब हो जाती है, आप पूछते हैं कि किस मैकेनिक के लिए मैं जाऊं, मुख्तलिफ मैकेनिक हैं, आपको कोई बताता है कि वो मैकेनिक बड़ा अच्छा है, उसके पास आप ले जाओ, वो आपकी गाड़ी ठीक कर देगा। अब वो मैकेनिक क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें ये सेट ऑफ स्किल्स हैं, उसका बैकग्राउंड नॉलेज है,
लेट्स से आपकी कार होंडा थी, सो वो होंडा की कार्स होंडा की कार्स में वो ज्यादा एक्सपर्ट है, या उसका एक्सपीरियंस चूंकि ज्यादा है तो वो प्रॉब्लम को बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको ये भी पता है कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है और उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। लेट्स से आप अपनी गाड़ी ले जाते हैं उसके लिए और वो स्टार्ट नहीं हो रही, अब वो देख के अंदाजा लगा देगा या अपने नॉलेज को यूज करते हुए वो डायग्नोज करेगा कि मसला क्या है और उसकी वजह से उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। लाइक हो सकता है कि आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रही और वो ट्रबल शूट ना कर सके। हो सकता है कि आपके सेल्फ मोटर में जो है वो कोई प्रॉब्लम हो लेकिन वो उसको एनालाइज ना कर सके। तो एक अच्छा मैकेनिक वो होगा जिसमें ये स्किल्स होंगी, वो अपने बैकग्राउंड नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, गाड़ी की नेचर को देखकर जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल इसी तरह हम सिस्टम एनालिस्ट की भी बात करते हैं कि उसमें ये स्किल्स होनी चाहिए, सिस्टम थिंकिंग उसमें होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज उसमें होना चाहिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई के बाद एनालाइज करके उसको सॉल्व करना, ये स्किल्स उसमें होनी चाहिए। अगर हम सिस्टम की बात करें, हम अब तक सिस्टम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सिस्टम डेवलपमेंट, तो सिस्टम है क्या? बिजनेस सिस्टम डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो बिजनेस सिस्टम डेवलपमेंट है क्या? अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसीजर्स यूज्ड फॉर अ बिजनेस फंक्शन विद एन आइडेंटिफाइबल बाउंड्री वर्किंग टुगेदर फॉर सम पर्पज। ठीक है, सिस्टम को हम जानते हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ एंटिटीज मिलकर काम कर रही होती हैं, उनका ऑब्जेक्टिव एक होता है और उसकी कुछ बाउंड्री होती है। अगर हम पाइन वैली फर्नीचर्स की बात करें तो पाइन वैली फर्नीचर एक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लोग हैं, कुछ एंटिटीज हैं जो कि मिलकर काम कर रहे हैं, इनकी एक बाउंड्री है। वो अगर फर्नीचर में डील कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो कंप्यूटर्स में कभी भी डील नहीं करेंगे, बाउंड्री है। और इसके अलावा कॉमन पर्पस ये है कि वो उन्होंने मिल के काम इसलिए करना है क्योंकि उन्होंने बिजनेस को ग्रो करना है, फर्नीचर के बिजनेस में उन्होंने अपना नाम पैदा करना है। सो कोई भी ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसीजर्स जो कि किसी बिजनेस फंक्शन के लिए यूज होते हैं, उनकी बाउंड्री होती है, लिमिट्स होती हैं, वो इकट्ठे काम करते हैं विद इन सम पर्पस, इसको हम सिस्टम कहते हैं। अब इस चीज को, आपकी कार एक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इंजन है, गियर बॉक्स है, बॉडी है, सस्पेंशन है, ये मिलके काम कर रहे हैं। इंजन गियर बॉक्स के साथ कनेक्टेड है, गियर बॉक्स सस्पेंशन के साथ कनेक्टेड है, ओवरऑल ये सारी चीजें बॉडी के साथ कनेक्टेड है। पर्पस क्या है कि एक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल बनाई जाए जिसमें लोग बैठ के ट्रांसमिट कर सकें। ऑब्वियसली इसकी बाउंड्री है, इसकी लिमिट है। लिमिट ये है कि ये गाड़ी 4 लोगों को उठा के ले जा सकती है, बिठा के ले जा सकती है। आप इस गाड़ी के पे जो है वो टन्स के हिसाब से बोझ जो है वो नहीं डाल सकते, तो इसकी बाउंड्री जरूर है। अब अगर जनरल डिपिक्शन की बात करें तो यहां पे आपके पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, कहीं पे आप इंटरफेसेस हैं, कहीं पे आपकी इंटर रिलेशन है, कहीं पे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। सो डिफरेंट चीजें आपस में इंटर रिलेट कर रही हैं, कहीं से चीजें इनपुट हो रही हैं, कहीं पे चीजें आउटपुट हो रही हैं, कहीं पे आपको इंटरफेसेस हैं। और ये ब्लू लाइन आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम की बाउंड्री को शो कर रहा है। ये एक ओपन सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी कंपोनेंट आप ऐड कर लें, कोई भी कंपोनेंट आप डिलीट कर लें। तो जो इसके एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं वो इकट्ठे आपस में मिलकर टुगेदर रिलेशनशिप से काम करें और सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस अचीव कर रहे हैं। अगर इन्हीं डिटेल्स को हम डिस्कस करें तो हमारे पास सिस्टम की बाउंड्री है, कहीं से इनपुट आ रही है, कहीं पे ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, इसके सब पार्ट्स भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेट कर सकती हैं। इंटरफेसेस हैं, कहां से पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, सिस्टम को कैसे जो है वो कांटेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, सिस्टम क्या चीज परफॉर्म कर सकता है और क्या चीज परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये भी एक चीज है। ओवरऑल गोल और फंक्शन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद इट। अब अगर यहां पे देखें सो ये ब्लू जो है ये सिस्टम बाउंड्री है, ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ऑरेंज बाउंड्री है, ऑरेंज कलर है, ये एनवायरनमेंट है। यहां पे कोई भी चीज है ये इसकी एनवायरनमेंट है। यहां पे हार्डवेयर हो सकता है, यहां पे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, यहां पे अदर यूजर्स हो सकते हैं, यहां पे अदर सिस्टम्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो इसकी एनवायरनमेंट में क्या चीज है। जिस तरह अगर हमें एक गाड़ी की बात करें, गाड़ी की एनवायरनमेंट में क्या चीज आती है, गाड़ी की एनवायरनमेंट में
रोड्स आते हैं क्योंकि गाड़ी ने रोड्स पर चलना है, रोड्स के साथ इंटरेक्ट करना है। इसी तरह पार्किंग स्लॉट्स आती हैं, कहाँ पे गाड़ी पार्क होगी। इसी तरह फ्यूल स्टेशंस आते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो कि इस गाड़ी, these things are external or these are environment to your car. A petrol station, a road, these are an environment to your car because आपकी कार जो है वो इनके साथ इंटरेक्ट करेगी। बिल्कुल इसी तरह आपका कोई भी बिजनेस सिस्टम है, एक्सटर्नल जो भी एंटिटीज हैं जिन्होंने आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, दे आर कंसिडर्ड एज एन एनवायरमेंट। इसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम कंपोनेंट्स है, कुछ हम डिकम्पोजिशन के कंपोजिट्स की बात करते हैं, कुछ हम मॉड्यूलैरिटी की बात करते हैं, कहीं पे हमने कपलिंग की बात की होती है, कहीं पे हम कोहेजन करते हैं। सो डिकम्पोजिशन क्या है कि आप एक बड़े कॉम्प्लेक्स पार्ट को छोटे स्मॉलर पार्ट्स में डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सो ब्रेकिंग डाउन अ सिस्टम इनटू स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इसको हम डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। जिस तरह घर बनाने का जो एक टास्क है, घर बनाने का जो एक पूरा एक सिस्टम है, इसको आपने डिकम्पोज किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में। पहले पार्ट में बुनियादें होंगी, दूसरे पार्ट में स्ट्रक्चर खड़ा होगा, तीसरे पार्ट में उसकी लैंटरिंग होगी, चौथे पार्ट में डेकोरेशन होगी, पांचवें पार्ट में विंडोज और इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स इंस्टॉल होंगे। सो आपने घर बनाने के प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिकम्पोज किया हुआ है। मॉड्यूलैरिटी क्या है? द रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। आपने जो एक सिस्टम को डिकम्पोज किया है, अब हर पार्ट जो उसका बना है वो एक मॉड्यूल के तौर पर कंसिडर हो रहा है, मॉड्यूलैरिटी है। सो ये मॉड्यूल्स मिलकर एक घर बना रहे हैं, ठीक है, ये मॉड्यूल्स मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। जब स्ट्रक्चर, लेंटरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे, इंटीग्रेट होते हैं, तब एक घर कंप्लीट होता है। इसमें से कोई भी एक मॉड्यूल निकाल दें, घर कंप्लीट नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह सिस्टम भी है कि मुख्तलिफ मॉड्यूल्स मिलकर एक सिस्टम को बना रहे हैं। तो सिस्टम को डेवलप करने के लिए, सिस्टम को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए बाज़ औक़ात आप इसको डिकम्पोज करते हैं और बाज़ औक़ात आप इसके मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके ओवरऑल सिस्टम बनाते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की नौइयत क्या है। सम टाइम आप उस पर डिकम्पोजिशन अप्लाई कर रहे होते हैं, सम टाइम आप मॉड्यूलैरिटी अप्लाई कर रहे होते हैं, सम टाइम आप उसकी कपलिंग कर रहे होते हैं। कपलिंग का मतलब यह है कि दो सिस्टम आपस में डिपेंडेंट है, कपल्ड है। एक चीज भी आप उसमें से एक पार्ट भी निकाल दें, दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह एक कार में इंजन और गियर बॉक्स ये आपस में कपल्ड है, इंजन हो गियर बॉक्स नहीं है तब भी गाड़ी नहीं चलेगी, गियर बॉक्स है इंजन नहीं है तब भी गाड़ी नहीं चलेगी। सो इंजन और गियर बॉक्स ये क्या है? ये आपस में कपल्ड हैं। और कोहेजन का मतलब यह है कि एक्सटेंड टू विच अ सब सिस्टम परफॉर्म्स अ सिंगल फंक्शन। स्टैंड अलोन रहकर भी कुछ कंपोनेंट्स काम कर सकते हैं। जिस तरह एक गाड़ी की बात करें, सो गाड़ी में अगर इंजन नहीं भी है, गियर बॉक्स नहीं भी है, लेकिन अगर गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो स्टिल गाड़ी की लाइट्स ऑन होंगी, गाड़ी का जो इंटीरियर अगर कोई टेप रिकॉर्डर वगैरह या इग्निशन है वो ऑन होगी। सो वो कंपोनेंट स्टिल स्टैंड अलोन काम जो है वो कर रहा है। या अगर गाड़ी में इंजन और गियर बॉक्स नहीं भी है फिर भी गाड़ी के व्हील्स हैं, गाड़ी को आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर सकते हैं, टो चेन आप कर सकते हैं। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इसलिए बताए जा रहे हैं कि बाज़ औक़ात आप सिस्टम पर डिकम्पोजिशन अप्लाई करते हैं, बाज़ सिस्टम पर आपको मॉड्यूलैरिटी की अप्रोच अप्लाई करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात आप कोहेजन करते हैं और सम टाइम यू हैव टू डू कपलिंग। जरूरी नहीं है कि किसी एक सिस्टम में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एट अ टाइम इंप्लीमेंट हो, बल्कि डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम कोई एक कॉन्सेप्ट किसी भी वक्त यूज किया जा सकता है। डिकम्पोजिशन की अगर बात करें, सो हमारे पास हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ये सीडी प्लेयर एक पूरा एक सिस्टम है। अब इसमें कंट्रोल सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है विच इज डिकम्पोज्ड इनटू सीडी। ये सीडी एक पार्ट है, उसका एम्पलीफाइंग सिस्टम जो कि आवाज को प्रोड्यूस करता है वो दूसरा सिस्टम है, उसका सिग्नल को कंट्रोल करना, ठीक है, जैसे कि सीडी से सिग्नल को रीड करना ये एक तीसरा सिस्टम है, और उसको म्यूजिक में कन्वर्ट करना ये एक चौथा सिस्टम है, ठीक है। तो ये सीडी सिस्टम आपका मिलके जो है ये डिफरेंट पार्ट्स में डिकम्पोज है। इसी तरह लेट्स से इसका हार्डवेयर होना, लेंस जिसमें शामिल है, जिसमें आपकी वो हेडफोन्स की पोर्ट या जैक जो है वो इंसर्ट होगा, हार्डवेयर आपका एक और पार्ट हो सकता है। सो दिस
CD system, this CD player system has been decomposed into these parts. So हम देख सकते हैं कि decomposition and modularity make system easier to understand, analyze, design and maintain. अब let's say आपने क्यों डिकम्पोज किया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब लेट्स से आप कहते हैं कि मेरा CD प्लेयर नहीं चल रहा, ठीक है, आपको क्या पता कि कहां पे मसला है. तो अगर आपके पास यही चीजें हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से अंदाजे से आप लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मसला कहां पर है, क्या चीज फिक्स करने से ठीक होगा. लेट्स से लेंस खराब हो गया है, लेट्स से सिग्नल एम्पलीफाई नहीं हो रहा, सिग्नल लेंस से रीड नहीं हो रहा, कंट्रोलिंग नहीं हो रही. लेट्स से अगर रीड नहीं हो रहा इसका मतलब ये कि लेंस का प्रॉब्लम है, फिर बाकी मॉड्यूल्स को, बाकी सर्किटरी को छेड़ने की जरूरत नहीं है. सीडी में कोई मसला नहीं है, लेंस की रीडिंग में मसला है, ठीक है. सो इसलिए आप डिकम्पोज करते हैं क्योंकि आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं. घर की कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को हम डिफरेंट फेजेस में डिकम्पोज इसलिए करते हैं. लेट्स से आपने घर को पहले जो है वो स्ट्रक्चर खड़ा किया, दूसरे उसमें आपने जो है वो उसमें डेकोरेशन की, इंटीरियर वॉलिंग की और डोर्स और विंडोज लगाए, तीसरा आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त किया, चौथे में आपने जो है वो उसकी सीवरेज का बंदोबस्त किया. अब कल को अगर आप मेंटेन करते हैं घर में, लेट्स से घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी का मसला आ गया है, सो इसमें मजदूर का कोई काम नहीं है, इसमें सीवरेज वाले का कोई काम नहीं है, बिकॉज यू हैव डिकम्पोज दैट इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मॉड्यूल. आप रेलेवेंट इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे और वो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर देगा. सो आपके लिए एनालाइज करना भी आसान है, अंडरस्टैंड करना भी आसान है, डिजाइन करना भी आसान है और इसी तरह मेंटेन करना भी आसान है. सो दिस इज द रीजन वी गो फॉर डिकम्पोजिशन. बाज़ सिस्टम की लॉजिकल डिस्क्रिप्शंस होती हैं, बाज़ सिस्टम की फिजिकल डिस्क्रिप्शंस होती हैं. फिजिकल डिस्क्रिप्शन को अगर मैं बताऊं तो सिस्टम विल बी मटीरियली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है. अगर सीडी प्लेयर की बात करें, इसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या है कि इसमें जो है वो ये एक लेट्स से इसकी बॉडी मेटल की है, इसके अंदर एक सर्किटरी बोर्ड है, इसके लेंस जो है वो ग्लास से बना हुआ है. ये सारी चीजें इसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन में आती हैं. लॉजिकल डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो ये लॉजिकल डिस्क्रिप्शन में आती है कि ये सीडी प्लेयर परफॉर्म क्या कर रहा है, ठीक है. ये साउंड सिस्टम है, ये इसमें सीडी आप इंसर्ट करें तो जो भी सीडी पर कंटेंट्स होंगे ये उसको वॉइस की सूरत में प्ले करेगा. लेट्स से आपने कोई सीडी पर नात रखी हुई है, कोई तिलावत रखी हुई है, ठीक है. सो ये कंटेंट्स आपको वॉइस की फॉर्म में प्ले करके देगा, ठीक है. सो हमने लॉजिकल डिस्क्रिप्शन भी देख ली और फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी देख ली. आइए अगर हम मजीद बात करें, हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज होना जरूरी है. ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज से क्या मुराद है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है, ये किस किस्म के बिजनेस में डील करते हैं, एग्जैक्टली ये क्या फंक्शंस और प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं. लेट्स से अगर हम पाइन वैली फर्नीचर की बात करें, सो पाइन वैली फर्नीचर सिर्फ फर्नीचर की सेलिंग करते हैं, ठीक है, या जो है वो इन्होंने कुछ रॉ मटेरियल परचेज भी करना होता है. ये पाइन वैली फर्नीचर सिर्फ होलसेल में डील करते हैं या नॉर्मल कस्टमर जो है उनको भी डील करते हैं, ठीक है. क्या इनकी पेमेंट्स कैश पे हो रही हैं या क्रेडिट कार्ड को और बैंक कार्ड को भी एक्सेप्ट करते हैं. सो आप पूरे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हैं. एम्प्लॉयज की सैलरी कैसे ट्रांसफर होती है, एम्प्लॉयज की के बोनसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज में आती हैं. हाउ ऑफिशियली थिंग्स गेट डन, ठीक है, इसका नॉलेज भी होना चाहिए. उस इदारे की अगर पॉलिसीज हैं उनके बारे में भी आपको नो हाउ होनी चाहिए. और कॉम्पिटिटिव एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिसी बनी हुई है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा. उस पर अमल दरामद के लिए क्या तरीके कार इख्तियार किए जाते हैं. लेट्स से अगर एक एम्प्लॉय जो है वो एक एम्प्लॉय है वो सुबह 9 से 5 तक बैठा हुआ है, काम कर रहा है, ठीक है. एक एम्प्लॉय है जो कि सुबह 9 बजे आता है और रात 8 बजे तक बैठा हुआ है. अब पॉलिसी ये है कि उसको ओवर टाइम मिलेगा, लेकिन अगर उसको ओवर टाइम नहीं मिल रहा सो ये चीज ठीक नहीं है. सो ये कॉम्पिटिटिव और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का काम ये है कि वो ये देखें कि पॉलिसीज जो बनी है वो कैसे जो है वो फॉलो अप हो रही हैं, कैसे जो है वो उनको रेगुलराइज किया जा रहा है, कैसे उनको प्रैक्टिस किया जा रहा है. और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज क्या है और टैक्टिक्स क्या है. लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी है कि हम हर साल जो है वो नए लोग जो है वो हायर करते हैं, पुराने लोगों को प्रमोशंस देते हैं और नए लोग जो है वो हम हायर करते हैं,
सो उसके लिए हायर करने के लिए क्या तरीक़ाकार है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज में आती हैं। इसी तरह हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बात की थी। प्रॉब्लम इज द डिफरेंस बिटवीन एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड अ डिजायर्ड सिचुएशन। अब आपका एक सिस्टम है जो कि काम कर रहा है, ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट को यह कहा जा रहा है कि हमें नया सिस्टम बना के दें। अब नया सिस्टम बनाने की रीजन क्या है, ठीक है, क्या चीज है जो कि आप नए सिस्टम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि पुराने सिस्टम में नहीं हो रही, यहां की क्या लिमिटेशंस हैं, यहां के क्या इश्यूज हैं जो कि आप नए सिस्टम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नए सिस्टम में आप चाहते हैं, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग सिचुएशन और डिजायर्ड सिचुएशन, हो क्या रहा है और आप चाहते क्या हैं। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि पाइन वैली फर्नीचर में सारी चीजें मैनुअली रिकॉर्ड हो रही हैं, सो मैनुअल रिकॉर्ड को मेंटेन करना ये एक प्रॉब्लम है। मैनुअल रिकॉर्ड लॉस्ट हो जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। मैनुअल रिकॉर्ड लॉस्ट हो जाए, उनको आप रिकवर नहीं कर सकते, ये एक प्रॉब्लम है। अब इसकी बेस पर आप एक सोल्यूशन दे रहे हैं। प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि अगर एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होगा सो उसकी मैनेजमेंट भी आसान है, उसका लॉस हो जाए तो उसका बैकअप है, आप बैकअप से आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं। सो ये है प्रॉब्लम, आपने बता दिया। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आपने डिफरेंस बता दिया कि क्या चीज आप एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे तो मसले मसाइल हल होंगे। इसके अलावा डिफरेंसेस को आप जो है वो कैसे कंपेयर करते हैं, करंट सिस्टम में देखा वो क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, और नया मॉडल जिसको आप सिस्टम जिसकी बेस पर आप सिस्टम बनाना चाह रहे हैं उसकी क्या आउटपुट होगी, तो ये डिफरेंस आप नोट डाउन कर रहे हैं। सो कहने का मतलब यह है कि अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, पहले ये देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। आइडेंटिफिकेशन से मुराद ये है कि डिफरेंस फाइंड आउट करें, क्या नहीं हो रहा जो कि आप चाह रहे हैं कि हो, ये प्रॉब्लम है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब यह है कि जो जितने भी डिफरेंसेस निकाल लिए हैं आपने पुराने सिस्टम के और नए सिस्टम के, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में आ गए हैं। और नए सिस्टम में क्या चीजें फंक्शनैलिटी आप ऐड करवा रहे हैं, सो जिसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि पाइन वैली फर्नीचर में सारी चीजें मैनुअली डील हो रही हैं, जिसकी वजह से रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हो रहे, रिकॉर्ड्स लॉस्ट हो जाते हैं, रिकवर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया। डिफरेंस क्या है कि आप नया सिस्टम बनाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसमें आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन भी रख सकते हैं, लॉस्ट हो जाए तो उसको आप रिकवर भी कर सकते हैं। हर्बर्ट साइमंस फेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप में ये स्किल्स होनी चाहिए, या इन चीजों पर आप फोकस करें। इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस और इंप्लीमेंटेशन। इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करें। इसी तरह अल्टरनेटिव डिजाइन भी दें, सिर्फ एक सोल्यूशन ना दें बल्कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं। फिर उन डिफरेंट सोल्यूशंस में बताएं कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से बेस्ट सोल्यूशन क्या है, ठीक है, उसको आपने डिस्कस कर दिया। और इम्प्लीमेंटेशन है, इसी तरह आप उसको अकॉर्डिंगली जो सोल्यूशन आपने प्रपोज किया उसको इन प्रैक्टिस करें। जिसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि आपको यहां से लेट्स इस्लामाबाद सिटी से आपको लाहौर सिटी जाना है। अब दिस इज अ प्रॉब्लम दैट यू आर इन द इस्लामाबाद सिटी एंड यू हैव टू बी इन दी लाहौर सिटी। अब इंटेलिजेंस क्या है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि आपकी जेब में लेट से 2000 रुपए हैं और लेट से आप कल तक जो है वो लाहौर पहुंचना चाहते हैं। अब यहां पे आप डिजाइन कर रहे हैं, लाहौर पहुंचने के, इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने के कई तरीके हो सकते हैं। आप ट्रेन पे जा सकते हैं, आप एक रेंट की कार जो है वो हायर कर सकते हैं, आप जो है वो बाय एयर जा सकते हैं। अब ये डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं। अब बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, बेस्ट अल्टरनेटिव आपने इससे सेलेक्ट किया है जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी। लेट्स से अगर आपकी जेब में 2000 रुपए हैं तो आप बाय एयर नहीं जा सकते। आप की जेब में 2000 रुपए हैं तो आप जो है वो रेंट की कार पे नहीं जा सकते। तो बेस्ड ऑन व्हाट यू करंटली हैव इज कि आप जो है वो लेट्स से कोई भी अच्छी बस सर्विस है उसका टिकट आप परचेज करें, रात में आप ट्रैवल करें, कल सुबह तक जो है वो आप लाहौर पहुंच जाएंगे। सो बेस्ट सोल्यूशन जो है वो आपने सेलेक्ट किया और उसको इंप्लीमेंट किया। तो जब बेस्ट सोल्यूशन इंप्लीमेंट आप करते हैं, एक्चुअली आप बस में बैठकर ट्रैवल करके टिकट देकर और जब लाहौर पहुंच जाते हैं, सो ये इंप्लीमेंटेशन है। सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इन तरीकों से होकर चलती है और ये हम डेली लाइफ में भी देख रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आ गया, आपने लाहौर जाना है, तो आप स्ट्रेट अवे, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी गाड़ी किसी भी बस में बैठकर जो है वो आप लाहौर पहुंच जाएंगे,
बल्कि आप बैकग्राउंड देखते हैं, कितने पैसे हैं, कब पहुंचना है, क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बेस्ट चॉइस क्या है। ठीक है, हो सकता है आप बस में बैठ जाएं, ठीक है, बस में बैठ जाएं और आप लाहौर की बस के चलने का इंतजार करें और आपको बस के रवाना होने के बाद पता चले कि आपका एक दोस्त जो है वो खाली गाड़ी में लाहौर जा रहा था। ठीक है, सो आपने तो बेस्ट दूसरी जो अल्टरनेटिव है वो तो आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया। वो खाली गाड़ी में जा रहा था और वो आपको लिफ्ट दे सकता था, लेकिन आपने चूंकि वो अल्टरनेटिव एक्सप्लोर ही नहीं किया था, सो वो आपने अवेल ही नहीं किया। अगर इस स्लाइड में हम देखें, सो कहां पे आपकी इंटेलिजेंस यूज होगी, कहां पे आपकी चॉइस यूज होगी और कहां पे आप इंप्लीमेंटेशन यूज करेंगे। सो एनालिसिस, प्लानिंग और एनालिसिस में आपकी इंटेलिजेंस यूज होती है। आप बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो देखते हैं, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो यहां पे आप कंसिडर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद आप यहां पे डिजाइन फेज में डिफरेंट चॉइसेस दे रहे हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दे रहे हैं। ठीक है, ये एनालिसिस फेज हाफ इंटेलिजेंस में है और हाफ डिजाइन में इसीलिए है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एनालिसिस फेज में भी आपको कुछ नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कुछ यहां पे भी आपको चॉइसेस या अल्टरनेटिव्स देने हैं। इसी तरह डिजाइन फेज में भी आपको डिफरेंट चॉइसेस भी देनी है और डिजाइन फेज का पोर्शन, हाफ पोर्शन जो है वो इंप्लीमेंटेशन फेज में भी है, आप एक्चुअली इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो ये डेलिबरेटरी एनालिसिस और डिजाइन के फेज जो है वो आधे इंटेलिजेंस में और आधे डिजाइन में, और डिजाइन के केस में आधा डिजाइन फेज में और इंप्लीमेंटेशन फेज में इसलिए रखे गए हैं कि ये दोनों ही लाइफ साइकिल में ये डिफरेंट फेजेस जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। सिस्टम एनालिसिस की अगर स्किल्स की बात करें, सो सिस्टम एनालिसिस की डिफरेंट स्किल होनी चाहिए, जैसे कि कांस्टेंट री एजुकेशन इज नेसेसरी एज टेक्नोलॉजी चेंजेस रैपिडली। अगर एक अच्छा सिस्टम एनालिस्ट टेक्नोलॉजिकली बड़ा अप टू डेट था, तो आज अगर वो अप टू डेट है तो उसको अपनी स्किल्स को अप टू डेट आज से साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ा रैपिडली चेंज हो रही है। आज से चंद साल पहले जो है वो स्मार्टफोन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो टच स्क्रीन फोन्स आए, उसके बाद फिर स्मार्टफोन्स आए, ठीक है, अब इसके बाद कल को कोई और टेक्नोलॉजी आने वाली है, ठीक है। इससे पहले तक हम अपने मोबाइल फोन्स पे जो है वो डाटा एक्सचेंज, डाटा कम्युनिकेशन नहीं करते थे। फिर हमारे पास 2G नेटवर्क आए, 3G नेटवर्क फिर इंस्टॉल हुए, 3G और 4G करंटली हम यूज कर रहे हैं जिसमें हायर डाटा रेट्स हैं, वीडियो कन्वर्सेशन है। कल को 5G टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें मजीद फास्ट स्पीड में आप जो है वो डाटा कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। अप टू डेट रखने के लिए आप मुख्तलिफ तरीके जो है वो यूज कर सकते हैं। आप न्यूज़ पेपर पढ़ें, कोई पब्लिकेशंस हैं उनको देखें, कोई क्लासेस हैं उनको आप अटेंड करें, कोई कोर्सेज हैं वो आप करें, कोई कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स हो रही हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं वो अटेंड करें, वेबसाइट्स देखें। लेट्स से हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी की। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कल को स्मार्टफोन की दुनिया में क्या होने चाह रहा है, तो आप एप्पल की वेबसाइट जरूर देखेंगे। वो जरूर बता रहे होते हैं कि अगर आज iPhone 6 आया हुआ है तो iPhone 7 में क्या फीचर्स आने वाले हैं, अगर आज iOS 10 है तो iOS 11 में क्या मजीद चीजें ऐड होंगी। सो उनकी वेबसाइट्स देखे बगैर जो है वो आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रख सकते। सो रेलेवेंट वेबसाइट्स को देखना ये भी बड़ा जरूरी है। इसी तरह ग्रुप्स को ज्वाइन करना, फोरम्स को ज्वाइन करना, डिस्कशंस करना। सो देयर कैन बी डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन कीप योरसेल्फ अप टू डेटेड। इसके अलावा अगर मजीद अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ तरीकों से आप अपने स्किल्स को जो है वो एनहांस कर सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स को। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है माइक्रो कंप्यूटर्स में, वर्क स्टेशन में, मिनी कंप्यूटर्स में और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। जिस तरह एक टच स्क्रीन फोन में और एक स्मार्टफोन में डिफरेंस है, ठीक है। टच स्क्रीन फोन जरूरी नहीं है कि उसमें वाईफाई हो, जरूरी नहीं है कि वो आपकी स्काइप और वाइबर या व्हाट्सएप को सपोर्ट करे, वो सिर्फ टच स्क्रीन है। हो सकता है डायलर जो है फोन डायल करने के लिए आपकी टच स्क्रीन हो, जबकि स्मार्टफोन में ये सारे फीचर्स होते हैं, उसमें एप्स हैं, उसमें वाईफाई मॉड्यूल है, उसमें कैमराज है, ठीक है। सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसी तरह कंप्यूटर्स में भी डिफरेंस है, वर्क स्टेशन है, मिनी कंप्यूटर्स है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है, ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस टाइप की एप्लीकेशन या किस टाइप के सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए अच्छी है। जावा है, एंड्रॉयड स्टूडियो है,
विजुअल सी है, सी शार्प है। अब हम जानते हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुख्तलिफ किस्म की सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा मौजू हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलारिस है, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड है, iOS है। सो हर एक के फीचर्स हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS। माइक्रोसॉफ्ट, आपने एक डेटाबेस बनानी है, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में उसको क्यों नहीं बनाएंगे और ऑरेकल में क्यों बनाएंगे, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो लेस कॉस्टली है और यूजुअली आपके ऑफिस के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, जबकि ऑरेकल को आपको परचेज करना पड़ेगा। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वेरी लार्ज प्रोसेसिंग, वेरी लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, एफिशिएंट प्रोसेसिंग नहीं कर सकती एज कंपेयर टू दी ऑरेकल। अगर आपकी बिजनेस नीड्स, आपकी रिक्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से पूरी हो सकती है तो आपको ऑरेकल परचेज करने की जरूरत ही नहीं है। सो इन डेटाबेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। डाटा कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स, जैसे अभी मैंने बात की, 3G 4G सेलुलर नेटवर्क्स पर है। इसी तरह अगर हम नेटवर्क्स की बात करें तो 100 Mbps या 1 गीगाबिट्स पर सेकंड के नेटवर्क्स हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेजेस और टूल्स हैं, और डिसीजन सपोर्ट के लिए कौन से। सो आपको हर लिहाज से अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। मैनेजमेंट स्किल्स, इस तरह जिस तरह हमने शुरू में बात की कि मैनेजमेंट स्किल्स भी होने चाहिए। मैनेजमेंट स्किल्स से मुराद यहां पर है कि आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट होनी चाहिए, रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए और चेंज मैनेजमेंट स्किल। ये ऐसी स्किल्स, ये स्किल सेट है, ये आप में होना चाहिए। आइए इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये स्किल होना बड़ी जरूरी है। आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। जिस वक्त रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं और जो ज्यादा नीडी और अप्रोप्रिएट था, अगर आपने उसको उस वक्त रिसोर्सेज नहीं दिए और बाद में एलोकेट किए, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, या नीड नहीं थे और आपने प्रोवाइड कर दिए, इसका भी कोई फायदा नहीं है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो रिसोर्सेज जिस वक्त रिक्वायर्ड हैं, जिस वक्त उनकी नीड है, आप उनको प्रोवाइड करें, नंबर 1। नंबर 2, बाज़ वक़्त ये भी होता है कि रिसोर्स आपके पास एक है और आपको जो है वो डिमांड जो है वो 2 मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। अब इनमें कौन ज्यादा डिजर्विंग है, इनमें कौन ज्यादा जो है वो अप्रोप्रिएट और नीडी है, इसको देखना, ये भी रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका आता है। सो डिफरेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपका मैन पावर एज अ रिसोर्स जो है वो कंसिडर की जा सकती है। सो सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली, एक्यूरेटली, फेयरनेस जो है ये भी बड़ी जरूरी है, फेयरली मैनेज करना, ये दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रिसोर्स मैनेजमेंट। इसी तरह अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवरऑल प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है, स्केजुलिंग है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा फेज कब खत्म हो रहा है और दूसरा फेज कब शुरू हो रहा है, विद इन फेज क्या टास्क हैं, क्या डेडलाइंस ऑफ ईच टास्क विद इन अ सिस्टम है, कौन से लोग किस फेज पर किस टास्क पर काम करेंगे, टास्क परफॉर्म और कंप्लीट करने के बाद वो क्या आउटपुट शो करेंगे, ये आउटपुट किस फॉर्म में होगी, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, कोई रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आती हैं। जिस तरह अगर हम बात करें आपकी वीक ऑफसेट्स की, तो आपका पूरे सेमेस्टर का जो स्केड्यूल है वो पहले से बता दिया जाता है कि आपके सेमेस्टर कब स्टार्ट हो रहा है, कब सेशंस हैं, कब ब्रेक होगा, असाइनमेंट आप किस फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं, एग्जाम आप किस जगह पर जाके देंगे, एग्जाम का तरीकाकार क्या होगा, सेशनल एग्जाम का क्या तरीकाकार है, टर्मिनल एग्जाम्स को कैसे आप टर्मिनल एग्जाम्स में कैसे अपीयर होंगे, ये सारी चीजें मैनेज की जाती हैं, ठीक है। सो एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर में ये स्किल्स होनी चाहिए कि ओवरऑल वो प्रोजेक्ट को मैनेज करे। इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट आप की बात करते हैं तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को टाइमली आइडेंटिफाई करना, एक ये स्किल भी होनी चाहिए। और या रिस्क अगर कोई आ गया है, कोई इंसिडेंट अगर हो गया, उसको आप कैसे डील करते हैं, ये स्किल्स होना ये भी बड़ा जरूरी है। सो रिस्क मैनेजमेंट, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि आप एक सिस्टम की डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपने 10 प्रोग्रामर्स जो है या 10 कोडर्स जो है वो आपने हायर किए हुए हैं, इसमें लेट से 2
कोडर्स या 3 कोडर्स जॉब छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, या इस बात का चांस है कि उनको अच्छी जॉब मिलेगी और वो 3 कोडर्स जो है वो जॉब छोड़ के चले जाएंगे। अब ये एक रिस्क है, अगर ये 3 कोडर्स छोड़ के चले गए हैं, ये छोड़ के चले जाएंगे तो आपकी जो कोडिंग है वो बहुत हद तक डिले हो जाएगी, प्रोजेक्ट में डिले आएगा तो कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। अब ये रिस्क है, इस रिस्क को आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या अल्टरनेट है, ये कितना सीवियर है, ठीक है, इसके बेस पर आप सर्टेन डिसीजन एडवांस लेते हैं। लेट्स से आपने 10 लोग थे जिनको एज ए प्रोग्रामिंग आपने हायर किया और आप अगर समझते हैं कि इनमें से अगर कोई छोड़ के चला जाएगा सो आपका बिजनेस लूज कर जाएगा, सो आप पहले से एज अ सेफ प्रिकॉशन आप कोई 2 कोडर्स जो है वो एज अ बैकअप आपने हायर किए हुए हैं या उनको एडिशनली आपने हायर किए हुए हैं या आपने उनको इस कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया हुआ है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपको जो है वो कॉल कर लेंगे, आप किसी भी वक्त हमारे कंपनी को, हमारे सिस्टम को ज्वाइन करने का वेट करें, ठीक है। तो इस किस्म की डील्स को जो है वो इस किस्म की चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। या लेट से आपने हार्डवेयर एक परचेज करवाया है, एक वेंडर से आपने बात की, वेंडर ने आपसे प्रॉमिस किया कि इस प्राइस में और इस टाइम तक वो आपको हार्डवेयर प्रोवाइड कर देगा। लेट से एट दी वेरी लास्ट मिनट उसने इनकार कर दिया कि ये हार्डवेयर इस प्राइस में वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता या इस टाइम तक प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब अगर हार्डवेयर नहीं आएगा तो उस पर आपकी टेस्टिंग नहीं हो सकेगी, तो प्रोजेक्ट डिले होगा तो आपके लॉसेस होंगे। अब इस किस्म के अगर लॉस रिस्क आते हैं, आप इनको कैसे डील करते हैं, पहले से आप क्या प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं जिनकी वजह से इन रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। सो यू हैव टू कंसिडर दीज थिंग्स एज वेल। इसी तरह चेंज मैनेजमेंट है। चेंज मैनेजमेंट में जिस तरह हमने डिटेल में देखा कि आपकी कोई किसी नई चीज को एकोमोडेट करना है, कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई, पहले तो ये देखना है कि उस नई रिक्वायरमेंट को एकोमोडेट करना भी है या नहीं, वो नई रिक्वायरमेंट, वो नया चेंज वैलिडेटेड, डॉक्यूमेंटेड, टेस्टेड है भी या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप इस एस्पेक्ट से भी चेंज मैनेजमेंट करते हैं कि आपने नया सिस्टम डेवलप कर लिया, पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पर आप कैसे आएंगे, ये चेंज, ये कन्वर्जन कैसे होगी, लोगों को आप कैसे कन्विंस करेंगे, लोगों को आप कैसे ट्रेन करेंगे, ये सारी चीजें चेंज मैनेजमेंट से आती हैं। सो मैनेजमेंट स्किल्स जो है ये ओवरऑल जेनेरिक हैं। आपको एक सिस्टम एनालिस्ट बनने के लिए या सिस्टम एनालिसिस की अगर आप बात करते हैं, सो दिस पर्टिकुलर रोल मस्ट बी कैपेबल ऑफ हैविंग दीज सेट ऑफ स्किल्स। उसमें रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स भी होने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स भी होने चाहिए और ऑब्वियसली चेंज मैनेजमेंट स्किल्स भी होने चाहिए। सो ही शुड बी कैपेबल, ही शुड बी स्किल्ड एनफ कि वो हर किस्म की सिचुएशन को बेहतर तरीके से डील करें। लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट की रोल्स की हमने बात की। हमने जो है वो ये भी बात की कि एक सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में कैसे कंपोनेंट्स इंटर रिलेट करते हैं, उनका पर्पस और गोल क्या एक होना चाहिए। इसके अलावा हमने ये बात भी की कि सिस्टम के लिए एनवायरनमेंट क्या चीज़ है, हमने इन कॉन्सेप्ट्स को देखा। इसके अलावा डीकम्पोजिशन, कपलिंग, कोहेजन, मॉड्यूलैरिटी, इन कॉन्सेप्ट्स को भी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा। हमने देखा कि सिस्टम डेवलपमेंट में मुख्तलिफ की रोल्स हैं। एक की रोल है सिस्टम एनालिस्ट का, वो बहुत की रोल है बिकॉज द सिस्टम एनालिस्ट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द डेवलपिंग टीम एंड ऑल्सो टू दी कस्टमर साइड। तो कस्टमर साइड भी वो देख रहा है और अपनी डेवलपमेंट टीम भी देख रहा है, प्लस इसके अलावा अगर कोई कंपनी के सीईओज हैं या बॉसेज हैं उनको भी वो रिपोर्ट कर रहा है। सो ये लाइजॉन कर रहा है मुख्तलिफ पार्टीज के दरमियान में। हमने देखा कि इसकी मुख्तलिफ स्किल्स होनी चाहिए क्योंकि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब है, इसकी बड़ी चैलेंजिंग जॉब है और इसी के हाथ में है। अगर ये स्किलफुल है, चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर लेता है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, मैनेजरियल स्किल्स भी हैं, टेक्निकल स्किल्स भी हैं, सो इसकी वजह से एक प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल भी हो सकता है और अगर ये कैपेबल इनफ नहीं था तो इसकी वजह से एक प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप भी हो सकता है, डेडलाइन मीट नहीं होगी और वो लॉसेस में भी जा सकता है। तो इन सारी डिटेल्स को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सिस्टम एनालिसिस पर हमारी डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी और क्या स्किल सेट हैं जो कि
एक सिस्टम की, एक बिजनेस सिस्टम की सक्सेसफुल डेवलपमेंट में और अनसक्सेसफुल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. दीज आर गोइंग टू बी द आउटलाइंस ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर. This ends our lecture here. I hope you enjoyed it. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.